तो बैंकिंग ज्ञान केंद्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्वेता पांडे और आज के सेशन की अगर हम बात करें तो स्पेशल सेशन है ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर कमिंग एग्जाम। ठीक, तो सेशन को स्टार्ट करेंगे। नमस्कार प्रभाकर सर और सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्यारेलाल जी, गुड इवनिंग। अविनाश सर, गुड इवनिंग। ठीक, तो अगर हम आज के सेशन की बात करें तो जो हमारा सेशन है वो एमसीक्यू बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। आप सभी के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस और ऑप्शंस दोनों ही हैं। हमें क्या करना है, मैं क्वेश्चन रीड करूंगी, ऑप्शन रीड करूंगी। आप सभी को कमेंट सेक्शन में आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो सकता है वो बताना है और फिर हम करेक्ट आंसर देखेंगे। ठीक, और मैं मतलब यहाँ पे आशा करती हूँ कि सभी लोग लास्ट क्वेश्चन तक आंसर देंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा भी इंक्रीज होता है तो मैं देखती हूँ कि आंसर आना बंद हो जाते हैं। तो अगर गलत भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आंसर सभी लोग यहाँ पर चैट सेक्शन में कीजिए। अगर कोई डिस्कशन है तो डिस्कशन के लिए भी आप चैट सेक्शन में बोल सकते हैं एक बार, और फिर माइक अनम्यूट करके आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, गुड इवनिंग सभी को। जी बिल्कुल सर, पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। अभिषेक सर गुड इवनिंग, चंदन जी गुड इवनिंग, अनुराग जी गुड इवनिंग, सीएल राव जी गुड इवनिंग। तो सभी को गुड इवनिंग और नमस्कार। तो सेशन को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिएगा, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजन ऑफ सारफेजी एक्ट 2002 a charge on movable property in favor of secured without delivery of possession to creditor is called mortgage, assignment, hypothecation और pledge। पूछा गया है सारफेजी एक्ट 2002 के प्रोविजन के अंतर्गत या इसके प्रावधान के अंतर्गत जो चार्ज लगाया जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी। मैडम ये ऑप्शन छोटा करो, दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। जी सर, ये ए और बी दिखाई दे रहे हैं, सी और डी दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। तो अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगी, ये ऑप्शन कुछ इस तरीके से चलते हैं जैसे कि ए मॉर्गेज, बी असाइनमेंट। नहीं नहीं, ये क्या स्क्रीन पर दिखाई नहीं देते हैं। ए बी दिखाई दे रहे हैं, बाकी सी और डी नीचे चले जा रहे हैं यहाँ। हाँ जी सर, सी और डी नीचे और ऊपर के जो हैं वो ए और बी हैं। नहीं दिखाई नहीं देते ना इस पे, मोबाइल के स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आपके इस पर विजिबल नहीं हो पा रहे हैं। हाँ 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 वही। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं देखती हूँ।
तो यहाँ पे सभी का आंसर आया है सी, हाइपोथिकेशन। वैसे तो आंसर यहाँ पे क्लियर हो चुका था, तो आंसर है सी, हाइपोथिकेशन। एक बार क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सार्फेसी एक्ट 2002 के प्रावधानों के अनुसार जो मूवेबल प्रॉपर्टी पर चार्ज लगाया जाता है इन फेवर ऑफ सिक्योर्ड विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजीशन टू क्रेडिटर, इसे हाइपोथिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट टाइम पीरियड इज टू बी गिवन टू द बोरोअर as the notice before sale of secured asset under Sarfazi action। तो कितना टाइम पीरियड दिया जाता है बोरोअर को एज द नोटिस जो है बिफोर सेल ऑफ सिक्योर्ड एसेट सार्फेसी एक्शन के तहत? 30 डेज, ए 30 डेज, बी 45 डेज, सी 60 डेज और डी 90 डेज। बताइएगा करेक्ट आंसर। लगभग सभी के आंसर आ चुके हैं। 60 डेज, 30 डेज, ए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है ए 30 डेज। तो सभी का आंसर लगभग करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजन ऑफ सार्फेजी एक्ट आर एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सार्फेजी एक्ट के जो प्रोविजन है या जो प्रावधान है वो एप्लीकेबल हैं ऑप्शंस में से किन पर? प्लेज गुड्स, ओनली ऑन मॉर्गेज प्रॉपर्टी, सिक्योरिटीज दैट आर नॉट अदरवाइज charged to creditors, or security is charged to creditor and not in possession of the creditors। बताइएगा क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। सभी का आंसर यहाँ पर आ रहा है डी। काफी अच्छे आंसर सभी की तरफ से आ रहे हैं। ठीक है, डी ठीक करेक्ट आंसर देखेंगे हम क्या है। और करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी, सिक्योरिटी इज चार्ज्ड टू creditors and not in possession of the creditors। Next question, सार्फेजी एक्शन कैन बी इनिशिएटेड इन द फॉलोइंग एनपीए अकाउंट्स। तो जो सार्फेजी एक्शन है वो कौन से एनपीए अकाउंट में इनिशिएट किया जा सकता है? अकाउंट्स विद एग्रीकल्चरल सिक्योरिटीज, गोल्ड लोन, एजुकेशन लोन विद ईएमआई ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, और आउटस्टैंडिंग इन द अकाउंट इज लेस देन 20% ऑफ सैंक्शन लिमिट। सी डी। ठीक है, तो 100% श्योरिटी सी पर है या डी पर? जी सर, ये प्रमोशनल एग्जाम के लिए भी और सारी ही चीजों के लिए इम्पोर्टेंट सेशन है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाते हैं। सी पर 100%, सी श्योर। ओके, तो देखते हैं हम करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है सी, एजुकेशन लोन विथ ईएमआई ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इनिशिएटिंग possession process under 13 subsection 4 what are the mandatory conditions under Sarfazi action। तो पोजेशन इनिशिएट करने के लिए, पोजेशन प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए 13 सबसेक्शन 4 के तहत मैंडेटरी कंडीशंस कौन सी हैं सार्फेजी एक्शन के तहत? एक्शन शुड बी एनपीए, 13 subsection 2 notice should have been served, 60 days should have been completed from 13 subsection 2 notice, or all of the above। तो आज के सेशन में इतने अच्छे से सारे रिप्लाई आ रहे हैं कि लगभग सारे ही क्वेश्चन के आंसर सभी को आ रहे हैं। और करेक्ट आंसर देखेंगे, करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अथॉरिटी टू इशू 13 सबसेक्शन 2 नोटिस अंडर सार्फेजी एक्शन, एनी ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय हायर अथॉरिटी, मिनिमम चीफ मैनेजर, रीजनल मैनेजर और जोनल मैनेजर। मिनिमम चीफ मैनेजर। ओके, तो सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर बी, मिनिमम चीफ मैनेजर। मतलब कि जो अथॉरिटी है इशू करने के लिए 13 सबसेक्शन 2 नोटिस अंडर सार्फेजी एक्शन, वो मिनिमम चीफ मैनेजर होना जरूरी है। आप लोगों के अकॉर्डिंग ये आंसर आ रहा है। देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी, मिनिमम चीफ मैनेजर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल टू द बोरोअर against 13 subsection 2 notice under Sarfazi action? Can approach any court, can approach DRT, can approach DRAT, और कैन अप्रोच डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। तो रेमेडीज जो अवेलेबल हैं बोरोअर को 13 सबसेक्शन 2 के अगेंस्ट में अंडर सार्फेजी एक्शन, तो ये कहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं? बी। ठीक है, तो सभी का आंसर यहाँ पर आ रहा है बी,
देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है बी, कैन अप्रोच BRT। ठीक, सभी का आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज टू बी कंडक्टेड अंडर सारफेजी एक्शन। प्रॉपर्टी की सेल की जाती है, ये सारफेजी एक्शन के तहत कंडक्ट किया जाता है इमीडिएटली आफ्टर पब्लिक पेपर पब्लिकेशन, 7 days आफ्टर पेपर पब्लिकेशन, 15 days आफ्टर पेपर पब्लिकेशन और 30 days आफ्टर पब्लिक पेपर पब्लिकेशन। तो आप सभी के अनुसार एक आंसर तो 7 days का आ रहा है, बाकी सभी का आंसर आ रहा है डी, 30 days आफ्टर पेपर पब्लिकेशन। करेक्ट आंसर है डी, 30 days आफ्टर पेपर पब्लिकेशन। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, परचेसर ऑफ द प्रॉपर्टी हैज टू पे हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ ऑक्शन, 10%, 25%, 50% और 75%। जो परचेसर होते हैं प्रॉपर्टी के, उन्हें कितना परसेंटेज पे करना पड़ता है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी का इमीडिएटली ऑक्शन के टाइम पर? 25%। ओके, करेक्ट है आंसर 25%। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, balance amount of value of property after initial payment of auction may be made within how many days? 7 days from sale confirmation, 30 days from sale confirmation, 15 days और 90 days। बताइएगा। तो ये अभी 10 क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन है जिसमें चारों ऑप्शंस आ रहे हैं। अब आती है बात श्योरिटी की। तो 100% श्योरिटी कौन से आंसर पर होनी चाहिए, ये आप पार्टिसिपेंट्स में से बताइए और फिर हम देखेंगे करेक्ट आंसर। ए श्योर, ओके। बी श्योर, ए श्योर और बी श्योर। ठीक है, तो श्योरिटी देखते हैं ए सही है या बी। तो बी, 15 days फ्रॉम सेल कंफर्मेशन। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, under PMEGP the maximum project cost will be considered for manufacturing unit 50 lakh, 15 lakh, 10 lakh, 25 lakh। तो PMEGP के अंतर्गत जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए कंसिडर कितनी की जाएगी? ए, सभी का आंसर आ रहा है ए, 50 लाख। देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है ए, 50 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंटेस्ट ऑफ PMEGP व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EDP? PMEGP के कॉन्टेस्ट में EDP का मतलब क्या है? एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। CBCBCB, ओके। करेक्ट आंसर है सी, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर हुआ सभी को? Under PMEGP, what is the educational qualification required? PMEGP के तहत एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 10th स्टैंडर्ड फॉर ऑल लोन्स, ऑल सिटीजन अबव 18 years of age of eligible, minimum 8th standard pass for loan of 10th lakh for manufacturing, minimum degree for loan above rupees to 25 lakh। सर यहाँ पे आ रहा है सी। कुछ आंसर ये आए हैं, बाकी सभी के आंसर आ रहे हैं सी और करेक्ट आंसर है सी, मिनिमम 8th स्टैंडर्ड पास फॉर लोन ऑफ 10th lakh फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, और अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, what is the maximum
लोन लिमिट अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मैक्सिमम लोन लिमिट कितनी है? 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। 10 लाख। आप सभी का आंसर आ रहा है सी, 10 लाख। देखते हैं करेक्ट आंसर है सी, 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम लोन लिमिट अंडर किशोर स्कीम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? 50,000, 50,001, 5 लाख और 5 लाख 1। ए और सी आ रहा है सभी का आंसर। अच्छा, राउंड फिगर में बी भी आया आंसर। ये देखते हैं करेक्ट आंसर है बी, 50,001। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा इज अ होली ओन्ड बाय सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी, आईडीबीआई। ठीक है, करेक्ट आंसर हम देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर। सी, सिडबी। ठीक, क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज लोन फॉर। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम लोन किसके लिए है? ऑल सिटीजन अबव 18 ईयर्स of age are eligible, ST, SC and women beneficiaries of Mudra loan are eligible, or beneficiaries the PMEGP loan are eligible. सी आंसर क्यों आ रहा है ST, SC एंड वुमेन बेनिफिशियरीज? सी 51% है। ओके, देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है, यहां से क्लियर हो जाएगा। करेक्ट आंसर है सी, ST, SC एंड वुमेन बेनिफिशियरीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, loan under the stand up India scheme is available for only units having minimum 5 years of its existence, to establish the branch of MNCs in India, greenfield project, export unit stand at least 2 years in field of India. ठीक, करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है सी, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोन सैंक्शनड अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम विल बी कवर्ड अंडर द गारंटी CGT, MSE, NCGTC, DICGC और ECGC। बताइएगा। CGT, MSE। ओके, करेक्ट आंसर है बी, NCGTC। लोन सैंक्शन अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम विल बी कवर्ड अंडर द गारंटी NCGTC। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल सब्सिडी टू सेल्फ help group under day NRLM scheme is 10,000 to 15,000, 25% of term loan, 10% of CC limit or no capital subsidy. AD ओके, देखते हैं करेक्ट आंसर है डी, नो कैपिटल सब्सिडी। कैपिटल सब्सिडी की बात कर रहे हैं। सो कैपिटल सब्सिडी टू सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर डे NRLM स्कीम इज नो कैपिटल सब्सिडी। देयर इज नो कैपिटल सब्सिडी टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अंडर डे NRLM स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज NUUP? नेशनल यूनिफाइड SST सर्विस अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, USSD। बताइएगा। सी, *99#। ठीक है, करेक्ट है आंसर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MMID? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन,
मैच्योरिटी मनी आइडेंटिफायर और मोबाइल मीडिया आइडेंटिफिकेशन। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, सभी के आंसर आ रहे हैं ए। ठीक है, करेक्ट आंसर देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है ए, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ठीक, 7 डिजिट कोड। ओके निखिल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। UPI personal identification number is a dash digit passcode you create or set during first time registration with UPI app. 425, 325, 426, 326। यूपीआई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है, इसमें कितनी डिजिट पासकोड आप क्रिएट कर सकते हैं फर्स्ट टाइम जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं यूपीआई ऐप से? तो 426 आप सभी का आंसर आ रहा है। करेक्ट आंसर है सी, 426। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज सपोर्टेड बाय भीम एप्लीकेशन? भीम एप्लीकेशन से कौन से अकाउंट सपोर्ट किए जाते हैं? सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, बोथ ए एंड बी, ऑल ऑफ दीज। तो अब यहां पर आ रहे हैं दो ऑप्शन। अब श्योरिटी आप लोग को बतानी है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। बी श्योर, ओके, डी श्योर। 2 वोट आए हैं डी के लिए, 3 वोट हो गए हैं डी श्योर। ओके, करेक्ट आंसर देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। सो सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट इज सपोर्टेड बाय भीम एप्लीकेशन। Next question, which of the following is the only a transfer mechanism which transfers money between different banks account and does not hold money? Paytm, Airtel Money, M-Pesa और भीम। तो इसमें से एक ऐसा ऐप है जो सिर्फ ट्रांसफर करता है, एक ट्रांसफर मैकेनिज्म की तरह है जो मनी ट्रांसफर करता है डिफरेंट बैंक्स अकाउंट में और होल्ड नहीं करता है मनी को। भीम ऐप। ओके, करेक्ट आंसर है डी, भीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल रिटेल पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया? यूपीआई, बीबीपीएस, एनपीसीआई और एनसीएमसी। तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है सभी रिटेल पेमेंट सिस्टम्स के लिए इंडिया में? सी, एनपीसीआई। फुल फॉर्म बताना चाहेंगे एनपीसीआई का? क्या फुल फॉर्म होना चाहिए एनपीसीआई का? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक राहुल सर, निखिल सर का भी आंसर यहाँ पर आ चुका है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अजय सर, मुकेश सर, ओके, करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी, एनपीसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स ऑन 10th December 2005, 15th August 2015, 15th June 2005 और 1st November 2005। बताइएगा करेक्ट आंसर। 10th December 2005। ओके, करेक्ट आंसर है ए, 10th December 2005। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू गेट द इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005? आरटीआई एक्ट 2005 के तहत टाइम लिमिट कितनी है इंफॉर्मेशन लेने के लिए? 15 डेज, 45 डेज, 60 डेज, 30 डेज। आप सभी का आंसर आ रहा है डी, 30 डेज और करेक्ट आंसर है डी, 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज सिग्निफिकेंट टू इमूवेबल गुड्स, मूवेबल गुड्स, पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। बताइएगा करेक्ट आंसर। डी, सभी का आंसर आ रहा है डी और करेक्ट आंसर है डी, Consumer Protection Act is significant to all goods and services. Next question, who shall be the chairman of District Consumer Protection Council? District Consumer Protection Council के chairman कौन होंगे यहाँ पर? Collector of the district, district judge, president of the district पंचायत और district labor commissioner? A, okay, A, B, D। ए मैम, ए डी। करेक्ट आंसर हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, आने देते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सेशन यहाँ पर एंड हो जाएगा।
तो आप सभी लोग जल्दी से आंसर बता दीजिए, अगर आंसर नहीं बताया है तो। ए पक्का, ओके, ए ए। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए, कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शैल बी द चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। और इसी के साथ आज का हमारा सेशन यही एंड होता है। आज का हमारा शुभ विचार है, बहुत ही अच्छा शुभ विचार है आज का, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। जी, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में बने रहने के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। आप सभी को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि कुछ रीजंस की वजह से आज ये हमारा लास्ट सेशन है आज का। कल हमारे सेशन रहेंगे, तो कल के सेशन में कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। इसी तरीके से आप प्रिपरेशन करते रहिए। कोई डाउट है तो बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुभ रात्रि। गुड नाइट एवरीवन। ओके।